कर दी। हाँ, अब चलेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसको आप इंतजार कर रहे थे कि रमन में कल क्या पढ़ रहे थे और आज क्या पढ़ रहे हैं, और रमन इसी के साथ खत्म भी हो जाएगी। फिर एक क्लास बचेगी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो 2 दिन की है, वो भी खत्म, और इसके बाद ही आपकी यूनिट खत्म, सेकंड यूनिट की ओर चलेंगे। देखना, चले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की ओर, जिसका नाम है रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, हेडिंग से समझ गए होंगे आप कि रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या है। कोई कोई ऐसा सब्सटेंस है जो घूर्णन करते हुए निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर जा रहा है। यानी कि एक्चुअली क्या होता है कि जब हम ग्राउंड स्टेट पर हो रहे होते हैं, जब हम ग्राउंड स्टेज पर होते हैं, तो उस जगह पे वाइब्रेशन रोटेशन थोड़े कम होते हैं। जैसे ऊपर की ओर जाते हैं रोटेशनल थोड़े ज्यादा होते चले जाते हैं, यानी कि घूर्णन, फिर तीसरे पे जाते हैं तो घूर्णन और ज्यादा, चौथे पे जाते हैं तो घूर्णन और ज्यादा। तो इसके आधार पे हम रमन को कैसे प्रभावित करेंगे, यानी कि रोटेशन से रमन लाइंस कैसे बनाई जाएंगी, कैसे स्पेक्ट्रम आएगा, किस प्रकार से उसे समझेंगे, वो सब कुछ है रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। बड़ा ही सिंपल है, बहुत सरल है। ईजे बराबर क्या होता था रोटेशनल के लिए? BJ+1 होता था, ध्यान है कि नहीं? BJ+1, जब हम किस में बात करते थे? BJ+1 हो गया ये, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? ये तो क्या दिक्कत की बात होगी। अब जैसे मैंने बोला BJ+1, तो अब ध्यान रखना रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के, वाइब्रेशनल रमन भी पढ़ेंगे, रोटेशनल पढ़ रहे हैं तो वाइब्रेशनल भी पढ़ेंगे। तो देखना, सिलेक्शन रूल्स क्या होते हैं इसके लिए? सिलेक्शन होते हैं डेल्टा J = 0 और डेल्टा J = ±2। मतलब समझे इसका? डेल्टा J सिलेक्शन रूल फिक्स है कि कब रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम दिखाएगा, कब दिखाएगा, कब रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी रमन में बदलेगी, कब? या तो डेल्टा J = 0 हो या डेल्टा J = ±2 हो। मतलब समझ गए होंगे, डेल्टा J = 0 रैले लाइन होगी, जब जिसमें है उसी में पड़ा है अणु, जिस ऊर्जा स्तर में उसी में पड़ा है। और डेल्टा J+2 का मतलब क्या है? ये मेरे दो हैं, n = J के फॉर्म में बात कर रहे हैं तो J = 1, J = 0, 1 और 2। तो ध्यान रखना, 0 में हो हमारा पहले मॉलिक्यूल किस में हो? 0 में। और किस में चला जाए? घूर्णन करता हुआ 2 में चला जाए तो आप कहते हो ये +2 को फॉलो कर रहा है। तो ये इसी स्टेज के अंदर क्या दिखाएगा? रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को प्रदर्शित करेगा। यानी कि J = 0 से आप अगर 2 की तरफ जा रहे हो या फिर 2 से 0 की ओर आ रहे हो। अच्छा जरा बताना, 1 से कहां जाना पड़ेगा अगर 1 में है तो 3 में। हमेशा डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है? अणु फाइनल कहां गया? 2 में। आया कहां पे? 0 में। तो ये +2। फाइनल फाइनल कहां है? 0 में। और इनिशियल कहां है? कहां से स्टार्ट हुआ अणु? यहां से स्टार्ट हुआ, आया कहां है? नीचे 0 में, -2 बराबर के -2। यानी कि केवल ये जब नियम फॉलो होंगे तभी रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी दिखाएगा कोई सब्सटेंस, कोई पदार्थ। अब देखना, जब मैंने इसकी बात की है तो जरा देखें, बहुत अच्छे से समझते हैं इसको, बहुत अच्छा समझ में भी आएगा। देखो मैंने क्या कहा, EJ बराबर, तो मुझे क्या निकालना है? डेल्टा E निकालना है। रमन शिफ्ट क्या थी? डेल्टा E। एक्चुअली मेरे को निकालने का मतलब रहेगा हमेशा डेल्टा E, चाहे मैं वाइब्रेशनल की बात करूं, चाहे मैं रोटेशनल की बात करूं, चाहे मैं किसी की भी बात करूं। अगर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात आ रही है तो मैं रमन शिफ्ट कैलकुलेट कर रही हूं। हमने देखा था, थोड़ा सा याद होगा आपको, जब हमारा यहाँ ग्राउंड स्टेट पर होता है और हम जब वर्चुअल लेवल की ओर जाते हैं और नीचे आते हैं hν देते हुए, ये रैले लाइन कहलाती थी, ध्यान है? जब हम इससे वर्चुअल लेवल पर जाते हैं और यहां तक ऑब्जॉर्ब करके आ जाता है और नीचे आ जाता है, तो ऐसे समय में ये कौन सी लाइनें कहलाती थी? एंटी स्टॉक्स कहलाती थी, ध्यान होगा। और स्टॉक्स लाइंस कौन सी होती थी? स्टॉक्स लाइंस वो होती थी कि एब्जॉर्ब करके यहां तक जाए और एक लेवल पहले ही रुक जाए, तो ये कहलाती थी स्टॉक्स लाइंस। ये ध्यान होगा, मैंने डेल्टा E कहा था,
इसको भी मैंने डेल्टा ई कहा था, मैंने कहा था कि ये एक ही मॉलिक्यूल के लिए और रमनशिप का मान हमेशा बराबर होगा। ये पेपर में बहुत बार पूछते हैं कि एंटी स्टोक्स और स्टोक्स लाइंस के लिए रमनशिप में कोई अंतर है? नहीं, डेल्टा ई पूछता है वो। एंटी स्टोक्स के लिए डेल्टा ई इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा ई लेस देन 0, डेल्टा ई इक्वल टू 0। तो आप कहोगे डेल्टा ई दोनों के डेल्टा ई दोनों की रमनशिप बराबर होंगी। तो ये था हमारा रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसके अंदर पढ़ रहे थे। तो मुझे मेरा फोकस क्या है कि मुझे डेल्टा ई कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा ई कैसे निकाला जाएगा? डेल्टा ई निकाला जाएगा ई जे प्लस 2 माइनस के ई जे। कुछ समझ में आया? मेरे फॉलो कहां हो रहे थे? डेल्टा जे इक्वल टू प्लस माइनस 2 के लिए। अगर मैं प्लस 2 की बात करूं तो जे प्लस 2 में से जे घटा दीजिए, इस फॉर्मूले में रखिए। एक बार जे प्लस 2 रखो माइनस एक बार जे रख दो सिर्फ। ठीक है, यहां से क्या आया? बी जे प्लस 2 और ये क्या आया सॉल्व होके? जे प्लस 3 माइनस के बी जे प्लस 1 आया या नहीं आया? बी इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? बी दोनों में से कॉमन आ सकता है, कॉमन ले लिया है। मल्टीप्लाई करो, जे स्क्वायर प्लस 3जे प्लस 2जे प्लस 6 माइनस के जे स्क्वायर माइनस के जे। ध्यान है, जे स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल। तो यहां से डेल्टा ई बराबर क्या आया आपका? बी, देखना, बी 3जे प्लस 2जे 5जे माइनस के जे 4जे प्लस 6। ये डेल्टा ई का फॉर्मूला याद रहेगा तो सब क्लियर हो जाएगा। निकाल लिया मैंने डेल्टा ई। अब देखें, जब j इक्वल टू 0 से 2 की ओर जा रहे हो, फॉलो मेरा j इक्वल टू 0 से 2 की ओर ही करेगा। तो ध्यान रखना यार, j हमेशा इनिशियल वैल्यू रहेगी कौन सी? 0। तो देखो डेल्टा ई का मान क्या आएगा j इक्वल टू 0 से 2 के लिए? क्या आएगा? यहां रखो 0, 4 इंटू 0 प्लस 6, तो डेल्टा ई आ गया 6b। जब आप j इक्वल टू 1 से कहां तक जाना पड़ेगा? j इक्वल टू 3 तक। 3 माइनस 2 1, 2 प्लस 2 फॉलो कर रहा है। तो क्या आएगा? डेल्टा ई इक्वल टू रखो यहां 1, 1 रखोगे तो क्या आएगा? 4 गुणा 1, 4 गुणा 1 4 प्लस 6 10 बी। जब j इक्वल टू आप किस पे रहोगे? j इक्वल टू 2 से j इक्वल टू 4 जाओगे तो क्या आएगा? j इक्वल टू 2 से j इक्वल टू 4 जाओगे तो 2 रखो, 4 दूनी 8 प्लस 6 14 बी। तो देख रहे हैं इनके बीच का डिफरेंस, ये आ रहा है डेल्टा ई 6b 10b। इनके बीच का डिफरेंस 4b, इनके बीच का डिफरेंस 4b। देखते हैं अब ये कैसे आया। अब इसको हम स्पेक्ट्रम लाइंस के थ्रू समझे। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक समझ में आया? कोई डाउट? समझ में आया? हाँ, यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई डाउट है? बताओ जल्दी, जल्दी बताया करो। यहां तक कोई डाउट है? ओके, आ गया समझ में अच्छे से? मतलब ये मान के चल लूं मैं, आ गया आपको? ओके चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो समझते हैं। अब आगे देखो, ये फॉर्मूला मेरे पास होना चाहिए, बाकी सब मिटा दूं। रोटेशनल नमन तो चल ही रहा है तो हेडिंग डालने की जरूरत नहीं। अब देखना, अब जरा समझें कि एंटी स्टोक्स लाइंस और स्टोक्स लाइंस कैसे बनाई जाएंगी। तो ध्यान से देखो कैसे। जैसे मैंने, अब सोचो आप, एक चीज और बता दूं मैं यहां, जब भले ही वो 0 से 2 के लिए बात करे या 2 से 0 के लिए बात करे, डेल्टा ई का मान हमेशा इक्वल रहेगा। इसलिए उसे कैलकुलेट नहीं कर रही हूं मैं। आप कहोगे कि मैडम कैलकुलेट करके दिखा दो, तो नहीं, मैं बस इतना बता रही हूँ कि ये 6 भी रहेगा, ये 10 भी रहेगा, ये 14 भी रहेगा। आप निकालते जाओ। अगला कौन सा आएगा? जब आप 3 से 6 के लिए बात, 3 से 5 के लिए बात करोगे तब आएगी 18 भी। 4 4 का अंतर आता चला जाएगा। अब देखो एक्चुअली में रमन के अंदर ये होता कैसे है वो निकालना सीखते हैं। देखो
मैं स्पेक्ट्रम बनाना सिखा रही हूँ कि स्पेक्ट्रम कैसे बनाना होता है। तो देखना, जैसे मैंने माना ये मेरे हैं j इक्वल टू 0, 1 और 2। अगर मुझे स्टोक्स लाइंस के बारे में बात करनी है तो देखना, ये 0 से यहां से मैंने इसको h न्यू हीट दी, और जैसे ही मैंने इसको h न्यू हीट दी तो ये वर्चुअल लेवल में चला जाएगा, और मानो वो कहां पर लौट गया, वो यहां 2 पर लौट के आ गया। यही तो थी स्टोक्स लाइंस। तो ये इन दोनों का डिफरेंस देखना, यही तो सिलेक्शन रूल्स थे कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के बीच का डिफरेंस हमेशा +2 होना चाहिए, है भी 2 - 0 +2। यानी कि ये इसको क्या कहा था मैंने, डेल्टा ई। और मैंने वहां आपको बताया था कि मॉलिक्यूल की एनर्जी तो बढ़ गई लेकिन रेडिएशन की एनर्जी कम हो गई। कितनी कम हुई, डेल्टा ई के बराबर कम हुई। और डेल्टा ई जरा देखना, 0 से 2 के लिए डेल्टा ई का मान क्या है, 0 से 2 के लिए डेल्टा ई का मान है 6b। तो क्या यहां h न्यू माइनस 6b नहीं कर दूं मैं, है या नहीं? आया समझ में? बिल्कुल आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखना इसके रमन्स, इसके स्पेक्ट्रम्स कैसे बनाए जाएंगे। तो देखना, यहां मैंने इसके स्पेक्ट्रम्स बनाए, बीच में माना डेल्टा j इक्वल टू 0 के लिए बनाया है, तो ये बिल्कुल ये रैले लाइन आ गई। यहां पे स्टोक्स लाइंस बनाइए, स्टोक्स लाइंस कितना कम, 6 भी कम, कितना कम, 6 भी कम। तो देखना, ये पहली लाइन आ गई रमन की, कौन सी लाइन, एच न्यू से, ये एच न्यू हीट का, एच न्यू एनर्जी का है, और एच न्यू से कितनी कम, 6 भी। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, यहां से इसका और इसका डिफरेंस कितना है, 6 भी। आ गई पहली स्टोक्स लाइन। अब देखो अगली बनाए, अगली बना के देखो स्टोक लाइन के लिए। अब अगली कैसे बनाई जाएगी, 1 2 3 4 बना लिया। माना मेरा मॉलिक्यूल, ये j इक्वल टू 0 है, ये j इक्वल टू 1 है, ये j इक्वल टू 2 है, ये j इक्वल टू 3 है। माना मेरा मॉलिक्यूल अब 1 में प्रेजेंट है, मैंने यहाँ h न्यू इसको हीट दे दी है। अगर मैंने इसको h न्यू हीट दी है तो क्या है, ये वर्चुअल लेवल में चला गया, कोई अपनी तरफ से मैंने मान लिया है, वर्चुअल का मतलब अपनी तरफ से, स्वैच्छिक रूप से। अब जैसे ही मैं वापस आई तो मैं कहां रुकूंगी, 3 पर रुकूंगी, जब ही तो इसके बीच का डिफरेंस 2 होगा। और ये देखना, ये कितना कम हुआ रेडिएशन की एनर्जी, एच न्यू माइनस डेल्टा ई, और डेल्टा ई क्या है, 1 से 3, 1 से 3 में डेल्टा ई क्या है, 10b। तो एच न्यू की डेल्टा ई का मान क्या आ गया, 10b। एच न्यू से 10b थोड़ी ऊंची बनेगी 10b के लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां से एच न्यू से कितनी कम है, 10b। तो इस मोटी लाइन से, रैले लाइन से क्या आ जाएगी, 10b कम। और इन दोनों, ये पूरा 10b है, ये 6b है, तो 10b में से 6b गया तो 4b। तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है, ऐसे करके अगर मैं ऐसे ही सेम बनाऊं, 4 के लिए बनाऊं, माना मेरा मॉलिक्यूल इस 3 वाले में प्रेजेंट है, लौटा कहां आ जाएगा, 5 में आएगा या नहीं आएगा। तो स्टोक्स लाइंस कैसे बनाई जाएगी अगली, एच न्यू माइनस के डेल्टा ई, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है या नहीं। अब मैंने बोला ये 2 से 4 गया, तो 2 से 4 के लिए क्या आ रहा है, 14 भी। 2 से 4 के लिए क्या आ रहा है, 14 भी। तो एच न्यू के लिए, एच न्यू से कितना कम, इतना कम। यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, 14 भी, और इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 4b। यानी कि हर चीज के लिए डिफरेंस होगा 4b। अब एक एग्जांपल, और आप चाहे तो जितने चाहे उतने बना लें, स्पेक्ट्रम हमेशा ऐसे ही बनेंगे। चलो आप देखें एंटी स्टोक्स लाइंस के लिए। एंटी स्टोक्स लाइंस के लिए बड़ा ही सिंपल है। जैसे मुझे 0 से 2 के लिए बनाना है, तो जैसे माना मेरा यहाँ पे j इक्वल टू 0 है, माना ये j इक्वल टू 1 है, माना ये j इक्वल टू 2 है। मेरा पहले से मॉलिक्यूल 2 में प्रेजेंट है, एच न्यू एनर्जी मिलके वर्चुअल लेवल में चला गया, और लौट के कहां से कहां तक आया, मॉलिक्यूल की एनर्जी कम हो गई लेकिन रेडिएशन की एनर्जी बढ़ गई है। और रेडिएशन की एनर्जी कितनी बढ़ी है, कितनी बढ़ी है, ये डेल्टा ई के बराबर। और 0 से 2 के लिए डेल्टा ई का मान मैंने कहा था सबके लिए सेम होता है। इस बार वैल्यू एच न्यू माइनस डेल्टा ई ना होकर एच न्यू प्लस के डेल्टा ई होगी, और एच न्यू
प्लस के 6b, तो ये 6b सेम दूरी पर यहाँ पे 6b बनेगा। ये मेरे नोट्स के अंदर सब कुछ एक एक चीज को मैंने इसी तरीके से डायग्राम से समझाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आएगी जब आप नोट्स पढ़ेंगे मेरे। तो देखना यहां से क्या आ गया, ये 6b, ये आ गया 6b, ऐसे ही बनाओगे, ये बनते चले जाएंगे, बनाते जाओ। इस तरीके से हम रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम के लिए क्या बना सकते हैं, स्पेक्ट्रम्स को निर्माण कर सकते हैं। ये थी रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके अलावा इसमें और कुछ है नहीं, बस केवल स्पेक्ट्रम बनाना सीखना है। स्पेक्ट्रम कैसे बनाएंगे वो सीखना है, किस तरीके से मैंने डायग्राम के थ्रू समझाया है। आई रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक और बचा है, वाइब्रेशनल, वो 5 मिनट का टॉपिक है, और 5 मिनट के टॉपिक के बाद आपका रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी कल खत्म हो जाएगी और लास्ट बचेगी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। कोई डाउट है, आ गई समझ में, अच्छे से आ गई समझ में, आ गया समझ में, आया या नहीं आया समझ में, पहले ये बताओ, नोट्स अभी बता देंगे, आया या नहीं आया समझ में, अच्छे से आ गया, ठीक है। तो अगला जब हम पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे हम कौन सा, वाइब्रेशनल, रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। कल मिलते हैं।